नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विक्रम जग्गी, मेडिकल डायरेक्टर एस्थमा चेस्ट एंड एलर्जी सेंटर्स। ये हमारे क्लिनिक्स हैं दिल्ली में और गुड़गांव में। ये स्पेशलाइज्ड क्लिनिक्स हैं जो डील करते हैं एस्थमा से, एलर्जी से, छाती की बीमारियों से। इनका डायग्नोसिस कैसे होता है, इनकी जांच कैसे होती है, इनका इलाज, इनकी ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट, रिसर्च, पेशेंट एजुकेशन इत्यादि। आज हम बात करने जा रहे हैं एक एस्थमा के ऊपर, विषय के ऊपर, जो है एस्थमा से बचाव। जो एस्थमा के मरीज हैं उनको मालूम है कि उनके अपने सांस के रास्ते बहुत ओवर सेंसिटिव होते हैं। वो बिल्कुल एक छुई मुई के पेड़ जैसे होते हैं उनके सांस के रास्ते, जो नॉर्मल चेंजेस से, जो नॉर्मल आबो हवा की चीजें हैं, खाने पीने की चीजें हैं और चीजें हैं, उनसे वो बिगड़ जाते हैं, बिदक जाते हैं, उनमें सूजन आ जाती है, उनमें रुकावट आ जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है वगैरह। तो ये क्या चीजें हैं जिनसे एस्थमा के मरीज को परेशानी होती है और मोर इम्पॉर्टेंटली उनसे बचा कैसे जाए। तो जो एस्थमा के मरीज होते हैं उनके सांस के रास्ते सूज जाते हैं एलर्जेंस की वजह से। एलर्जेंस होते हैं जो वातावरण में चीजें नॉर्मल हैं, जैसे कि पेड़ पौधों के बुर, पोलन्स, घर के अंदर जमा पुरानी धूल मट्टी, वेदर के नॉर्मल चेंजेस इत्यादि, और कुछ ट्रिगर्स जिनसे उनके अंदर में सूजन और रुकावट आ जाती है और प्रॉब्लम बनती है। सो ये चीजें दो प्रकार की हैं। एक है एलर्जेंस जो अंदर जा करके सूजन क्रिएट करते हैं, सूजन बनाते हैं, और उसके अलावा होते हैं कुछ ट्रिगर्स जो जब सूजन बन जाती है तो उसमें एक चिंगारी या तीली का काम करते हैं और उसमें आग लगा देते हैं। सो एलर्जेंस हैं जो डायनामाइट को बिछा देते हैं, और ट्रिगर्स हैं जो आखिरी में जाकर के उसके अंदर तीली जगा के उसके अंदर आग लगाने का काम करते हैं। दोनों से ही एस्थमेटिक्स को बचना है अगर उन्होंने अपने एस्थमा को बुनियादी तौर के ऊपर, बेसिक तौर के ऊपर या बिना दवाई से रीजनेबली कंट्रोल करना है। तो ये एलर्जेंस क्या हैं, एक एक करके इनको लेते हैं। घर के अंदर जमा हुई पुरानी धूल मिट्टी। एस्थमा के सारे मरीज जानते हैं कि धूल मिट्टी से, घर में झाड़ू लगने से, घर में मेजर क्लीनिंग होने से, दिवाली के आसपास कुछ होने पे, घर में सफेदी होने पे उनको बहुत दिक्कत आती है। तो ऐसी क्या चीज है धूल मिट्टी के अंदर जिससे कि एस्थमा के मरीज को इतनी परेशानी उठानी पड़ती है। पहले देखते हैं कि घर की धूल होती क्या है। जो घर में धूल होती है वो होती है दीवारों की खुरचन, ह्यूमन बॉडी के स्किन के छोटे छोटे पार्ट्स, जो हमारी चमड़ी है उसमें से हर वक्त थोड़े थोड़े स्किन के पार्ट्स शेड ऑफ या गिरते रहते हैं, जो धूल के अंदर मिल जाते हैं। पुराने खाने के छोटे मोटे पार्टिकल्स, बैक्टीरिया, फंगस, और सबसे ज्यादा जरूरी चीज जिसको बोलते हैं हाउस डस्ट माइट्स। ये माइट्स होते हैं छोटे छोटे कीड़े जो नजर से दिखते नहीं हैं। ये इतने छोटे हैं, बारीक हैं कि ये माइक्रोस्कोप के नीचे नजर आएंगे, लेकिन ये मिलियंस की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में हाउस डस्ट के अंदर जमा रहते हैं। ये छोटे छोटे कीड़े, इनके 8 लेग्स होते हैं, 8 इनकी टांगे होती हैं। सो इंसेक्ट्स की टांगे होती हैं 6, और जो स्पाइडर्स होते हैं, मकोड़े होते हैं, उनकी होती हैं 8। तो एक तरह से ये मकोड़ों के कजन ब्रदर्स हैं, लेकिन ये बहुत छोटे होते हैं। ये ह्यूमन स्किन को खाते हैं। सो इनको उगने के लिए चाहिए धूल मिट्टी, इनको चाहिए 50% ह्यूमिडिटी यानी नमी होनी चाहिए, और आसपास ह्यूमंस यानी आदमी लोग वहां पे रहने चाहिए। ऐसे के अंदर में, यानी सबसे क्लीन से क्लीन, सबसे साफ सुथरे घर के अंदर में भी हाउस डस्ट माइट्स आपको मिलेंगे। कहां मिलेंगे? ये होते हैं बेड्स के अंदर, मैट्रेसेस में, सोफा में, कर्टन्स में, पुरानी धूल मिट्टी जहां जमा रहती है उसके अंदर में। एक बेड के अंदर में सैकड़ों, मिलियंस हाउस डस्ट माइट्स होते हैं। इनका जो पेलेट्स होते हैं, जो इनकी टट्टी जो निकलती है छोटी छोटी पेलेट्स के फॉर्म में, वो सबसे ज्यादा एलर्जी करती है एस्थमा के मरीज के लिए। हाउस डस्ट जो होती है ये इतनी हल्की होती है कि ये जरा सा हवा के झोंके से उड़ जाती है। बेड पे आप बैठे तो ये उड़ेगी, बेड में आप सोएं तो आप उसे इनहेल करेंगे, और ये बहुत बारीक होती है, बहुत छोटी होती है।
तो ये पूरी सांस के रस्तों के अंदर चली जाती है और वहां जाकर के एलर्जी की सूजन करती है। इंटरेस्टिंग बात एक ये भी है कि ये जो कीड़े हैं, हाउस डस्ट माइट्स हैं, ये दूसरों के लिए, नॉर्मल व्यक्तियों के लिए कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। ना तो ये किसी और को काटते हैं, ना किसी ह्यूमन बीइंग को काटते हैं, ना कोई बीमारी ट्रांसमिट करते हैं या फैलाते हैं, और जिन व्यक्तियों को एलर्जी या अस्थमा नहीं है उनको इनसे कोई परेशानी नहीं है। अब सवाल आता है कि इनसे बचा कैसे जाए। सबसे पहले कंसंट्रेट करना चाहिए बेडरूम के ऊपर, क्योंकि बेडरूम के अंदर में हम कम से कम 8, 9 या 10 घंटे अपने बिताते हैं। रात को कम से कम 8 घंटे हम बेड में सो रहे होते हैं। तो उस एरिया के ऊपर कंसंट्रेट करें और वहां पे हाउस डस्ट माइट्स को मिनिमाइज या कम से कम करने की कोशिश करें। गद्दों को झाड़ना चाहिए और उनको धूप दिखानी चाहिए। जो आपके मैट्रेसेस हैं, कर्टन्स हैं, सोफा कवर्स हैं, उनको बहुत गद्देदार नहीं, मोटा मोटा नहीं होना चाहिए, डस्ट कैचर्स नहीं होना चाहिए, पतले पतले होने चाहिए। कर्टन्स आपके ऐसे हों जैसे ड्रिप ड्राई वैरायटी हैं कि उनको पानी में डाला, सुखाया और लटका दिया, ना कि बहुत मोटे मोटे और वेलवेट वाले हों। लाइकवाइज फॉर सोफास। कारपेट्स का कोई मतलब ही नहीं है। बेडरूम के अंदर में कारपेट्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अपने बेडरूम की सफाई 2 हफ्ते में एक बार, जब अस्थमा का मरीज घर से बाहर है, कोई घर का जिम्मेदार व्यक्ति करे गीले कपड़े से, जिसको बोलते हैं वेट डस्टिंग। ये नहीं कि झाड़ू लेके मार दिया उसके ऊपर, वो और धूल फैला देगा और नुकसान करेगा वो। सो गीले कपड़े से वहां वहां सफाई होनी चाहिए जहां से धूल मिट्टी आमतौर पे हटाई नहीं जाती। कारपेट्स का हमने जिक्र किया कि फ्लोर्स हार्ड होने चाहिए। आजकल कई तरह के मैट्रेस कवर्स या पिलो कवर्स आते हैं जो हाउस डस्ट को, माइट्स को ना तो अंदर घुसने देते हैं, ना उनके प्रोडक्ट्स को बाहर निकलने देते हैं। सो ये कुछ तरीके हैं जिनसे हाउस डस्ट को मिनिमाइज किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। पर यहां समझने वाली बात यह भी है कि किसी भी तरीके से हाउस डस्ट माइट्स को जीरो नहीं किया जा सकता। एक और जो आम तरह के एलर्जेंस होते हैं हाउस डस्ट माइट्स, हमारे अपने सेंटर में हमने देखा है कि तकरीबन अस्थमा के मरीज जिनको एलर्जी रहती है उनमें से 60%, 60% लोगों को उनमें से हाउस डस्ट माइट से एलर्जी रहती है। और जो कॉमन एलर्जेंस हैं जो अंदर जाके एलर्जी क्रिएट करते हैं, नंबर 2 पे आते हैं पोलन्स। पोलन्स होते हैं पेड़ पौधों के छोटे छोटे बुर। ये जो पीले सफेद छोटे छोटे बुर होते हैं प्लांट्स के ऊपर, उनके फूलों के ऊपर, उनको पोलन्स बोलते हैं। जैसे जो खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं, जैसे गेंदे का फूल है या गुलाब का फूल है, उसके पोलन्स हमें दिखते हैं। ये थोड़े बड़े साइज के होते हैं, ये थोड़े चिपचिपे होते हैं, ये उड़ के सांस के अंदर जा नहीं सकते। ये उनके मेल सेल्स हैं, इन्होंने इधर उधर जाने के लिए, ताकि नए फ्लावर्स, नए पौधे बन सकें, इनको उठा के लेके जाते हैं इंसेक्ट्स और बर्ड्स, परिंदे और इंसेक्ट्स, जिनके ऊपर वो चिपक जाते हैं और वो उनको इधर उधर लेके जाते हैं। सो ये कुदरत ने ऐसे बनाए हुए हैं। इनसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अस्थमा के मरीज को इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उनसे है जो बड़े बदसूरत किस्म के प्लांट्स हैं। इन्होंने भी तो आगे बढ़ना है, इनकी नस्लें भी तो आगे चलनी है। सो कुदरत ने, भगवान ने इनको ऐसे पोलन्स दिए हैं जो बहुत ही छोटे हैं साइज में। वो हवा में उड़ जाते हैं। हवा उनको 70-70 मील तक लेके जा सकती है और वो कहीं जाके गिरेंगे जहां पे फीमेल प्लांट उनको मिलेगा, पॉलिनेशन होगी, तो उनकी नस्लें आगे चलेगी। सो ये एक चांस, महज चांस की बात है कि कहां जाके गिरेगा। पर ऐसा होने के लिए इनके पोलन्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनते हैं और वो दूर दूर तक उड़ के जाते हैं। और यही चीज अस्थमा के मरीज को परेशान करती है कि इनका साइज बहुत छोटा है, ये उड़ उड़ के मीलों दूर जाएंगे और इनकी क्वांटिटी, जो प्रोडक्शन क्वांटिटी है, वो बहुत ज्यादा है। पोलन्स कई प्रकार के हैं जो आमतौर पे अस्थमा के मरीज को तंग करते हैं। वो होते हैं पोलन्स वीड्स के, जंगली पौधों के, जैसे कांग्रेस ग्रास या गाजर घास एक कॉमन चीज है जो इंडिया में अस्थमा के मरीज को तंग करती है। कुछ पेड़ हैं जैसे कीकर का पेड़, जिसको प्रोसोपिस बोलते हैं। कई तरह की घास होती है, जंगली घास, साइनोडॉन, दूब घास वगैरह। सो ग्रासेस के, जंगली पौधों के और कई पेड़ों के पोलन्स हवा में उड़ते हैं, सबके अंदर जाते हैं सांस के द्वारा। दूसरे मरीजों को तंग नहीं, दूसरे आदमियों, व्यक्तियों को तंग नहीं करते। लेकिन अस्थमा के मरीज, क्योंकि उसको उससे एलर्जी है, अंदर जाके सांस के रस्तों के अंदर एक सूजन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से सांस के रस्तों में रुकावट आ जाती है।
तो पोलन्स कैसे परेशान करते हैं अस्थमा को, ये तो हमने देखा। अब इससे क्या बचाव पॉसिबल है और वो कैसे किया जाए। अब जहां पे आप रहते हैं आपने सांस तो लेना ही है, आप भाग नहीं सकते वहां से, लेकिन कुछ चीजें कर सकते हो जिससे इनकी जो इनटेक है, जो आपके अंदर ये जा रहे हैं और अंदर जाके गड़बड़ करते हैं, उसको कम से कम मिनिमाइज किया जा सके। वो क्या है? देखा गया है कि पोलन्स की क्वांटिटी हवा में सबसे ज्यादा होती है सुबह 6 बजे से लेकर के सुबह 10 बजे तक। यही टाइम है हम आम तौर पे घर से बाहर निकलते हैं सैर करने के लिए वगैरह। तो जिन दिनों में पोलन का सीजन है, आप उन दिनों में अपने सैर का, एक्सरसाइज का, बाहर निकलने का टाइम थोड़ा चेंज कर दें। दूसरा, बाहर से आकर के अगर आप नहा लें और कपड़े बदल लें तो पोलन्स की जो अंदर इनटेक है वो कम हो जाती है। हिंदुस्तान में एक रिवाज है कि हम एक तार टांग देते हैं छत पे या बाहर और उस पर कपड़े सुखाते हैं। तो ये कपड़े जो हैं ये सारी की सारी पोलन्स को पकड़ लेते हैं और फिर हम उनको इनहेल कर सकते हैं। सो ये अच्छा तरीका नहीं है कपड़े सुखाने का, कोई दूसरे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए। सो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि पोलन्स की इनटेक को कम किया जा सकता है। हम जैसे कूलर इस्तेमाल करते हैं घर में, जो हवा बाहर से अंदर ठंडी करके फेंकता है, वो सारे पोलन्स को भी खींच के अंदर फेंक देता है। सो ऐसे मरीजों के लिए एयर कंडीशनर, एसी इज फार बेटर देन कूलर। और अगर आप पोलन सीजन में घर से बाहर निकलें तो अपने कार के शीशों को ऊपर करके रखें, इनसे पोलन्स की जो इनटेक है वो कम हो जाती है। नंबर 3 पे आते हैं जो एलर्जेंस इंपॉर्टेंस में, वो हैं फंगस। फंगस का मतलब है फफूंदी, उल्ली, नमी के अंदर जो एक फफूंदी उगती है उसको फंगस बोलते हैं। फंगस के भी स्पोर, बीज होते हैं जो हवा में उड़ जाते हैं। ये अगेन बहुत छोटे होते हैं साइज में, और जैसे पोलन अंदर जाके गड़बड़ करते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरीके से फंगल स्पोर्स भी अंदर जाके एलर्जी बनाते हैं। सो इनसे बचने के लिए हमें बचना है नमी से। बेसमेंट, बेसमेंट एस्थमेटिक्स के लिए अच्छी नहीं है। जहां पे दीवारों पे सीलन है, विंडो सिल्स के ऊपर जहां पे सीलन है, पुरानी रद्दी, अखबारें, लॉफ्ट में सामान रखा हुआ है, जूते वगैरह पड़े हैं, उसमें फंगस की ग्रोथ आ जाती है। सो ये वाली चीजें अंदर जा करके एलर्जी करती हैं। सो इनसे बचना चाहिए अस्थमा के मरीज को। हिंदुस्तान में एक अगेन रिवाज है बेड्स के अंदर में बॉक्स बनाने का, जिसके अंदर हम अपनी रजाइयां, कंबल, पुराने कपड़े ठूस देते हैं और उनको महीनों तक देखते नहीं हैं। सो कई दफा आप देखेंगे कि जब आप बेड का बॉक्स खोलिएगा तो एक अजीब सी, एक गंदी सी, बदबू सी स्मेल होती है, और जिसको सूंघते ही अस्थमा के मरीज को लगता है कि मेरा दम घुट रहा है। सो ये एक क्लू है कि उसके अंदर फंगस ग्रो कर रही है जो आपको परेशान करती है। और आप सोच के देखिए कि जिस चीज से आपको परेशानी है, आप 8 घंटे उसी के अंदर सो रहे हैं, तो नेचुरली सुबह उठ करके परेशानी बढ़ेगी। ऐसे के अंदर में अच्छा है कि उन सारी चीजों को बाहर निकाला जाए, उनको धूप दिखाई जाए, उनको बड़े बड़े पॉलिथीन बैग में डाल के बंद कर दिया जाए। और साथ पे कई दफा देखा है कि अगर नीम के पत्ते डाल दिए जाएं तो फिर ये चीजें फंगस की नई ग्रोथ को कम से कम नहीं आने देती। फंगस के अलावा जो और एलर्जेंस हैं वो हैं कुत्ता और बिल्ली, पेट्स। देखा यह भी गया है कि बाहर के मुल्कों में, वेस्टर्न कंट्रीज में कैट की एलर्जी बहुत कॉमन है। हिंदुस्तान में फॉर सम रीजन पेट्स की एलर्जी थोड़ी कम देखी जाती है। लेकिन अगर देखा है कि कुत्ता या बिल्ली के चाटने से, उसकी थूक से, उसके आसपास होने से, उसको बेड में खेलने से अस्थमा के लक्षण अगर बढ़ते हैं तो ऐसे में कुछ प्रिकॉशंस लेनी जरूरी हैं। पेट को घर से निकाल देना या खत्म कर देना बहुत मुश्किल काम है। इमोशनल इश्यूज इन्वॉल्व हो जाते हैं इसके अंदर, खासतौर पे बच्चों के जो पेट्स होते हैं। तो कम से कम प्रैक्टिकल मेथड ये है कि पेट को बेड में नहीं आने दिया जाए, पेट को कम से कम बेडरूम में नहीं आने दिया जाए, उसको हफ्ते 2 हफ्ते में अच्छी तरह नहलाया जाए। एक मजे की बात यह भी है कि हम समझते हैं कि पेट की एलर्जी उनके बालों से होती है, लेकिन एक्चुअली एलर्जेंस जो हैं उनकी थूक में हैं और उनके पेशाब में हैं। जो थूक ऑफ कोर्स उनके बालों पे भी लग जाती है क्योंकि पेट्स और डॉग्स अपने आप को चाटते रहते हैं। कई लोगों ने ऐसा क्लेम किया है कि ये वाली कैट लेस एलर्जेनिक है, ये हाइपो एलर्जेनिक कैट है। ऐसा साइंस ने नहीं बताया। सो अगर मालूम पड़ता है कि पेट से एलर्जी हो रही है तो कम से कम ये सेंसिबल प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। लास्ट एक और एलर्जन जो बहुत कॉमन एलर्जन है वो है कॉकरोच, तिलचट्टे, जो किचन में इधर उधर घूम रहे होते हैं। इनके भी ड्रॉपिंग्स जब धूल मिट्टी में मिल जाते हैं तो अंदर जाकर के जिनको इनसे एलर्जी है उनको परेशान करते हैं।
ये खास तौर पे बच्चों में ज्यादा देखा जाता है। तो कॉकरोचेस से बचने के लिए जो किचन की ड्रेन पाइप्स हैं उनको चेंज कई दफा किया जा सकता है। उनके ऊपर जो कवर हैं, नॉर्मल कवर होता है जिसमें छेक होते हैं, कुछ ऐसे भी आते हैं जिनके अंदर पहले एक वाटर सील बनती है और उसके बाद पानी निकलता है, सो उसके से कोई चीज वापस नहीं आ सकती। इसके अलावा रात के टाइम पे किचन को सफा करके सोएं, खाने के टुकड़े इधर उधर ना पड़े रहें, डस्टबिन के लिड्स बिल्कुल बंद रहें, और अगर कॉकरोचेस की पॉपुलेशन किचन में ज्यादा है तो एक प्रोफेशनल ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए। सो ये 4-5 हमने कॉमन एलर्जेंस अभी देखे हैं जो अंदर जाकर के एस्मा के मरीज को एलर्जी की सूजन कर देते हैं, और ऐसे माहौल में, ऐसी सूजन के अंदर में ट्रिगर्स आकर के उनके ऊपर लास्ट में जाकर के एक कंस्ट्रिक्शन या आग लगाने का काम कर देते हैं। सो ये कॉमन ट्रिगर्स क्या हैं और इनसे कैसा बचा जाए। एक कॉमन ट्रिगर है एस्थमेटिक्स के लिए वायरल इन्फेक्शंस। वायरल इन्फेक्शन बहुत कॉमन चीज है। बुखार, गला खराब, खांसी, गले में दर्द, आवाज का बैठ जाना, खांसी बलगम होना और थोड़ी साए साए होना। आज की डेट में नॉर्थ इंडिया के अंदर में एक साल में 1 या 2 वायरल एक नॉर्मल हेल्दी व्यक्ति को होंगे, बच्चों में इससे ज्यादा होंगे। सो इनको पूरा अवॉइड नहीं किया जा सकता। जब ये होंगे किसी नॉर्मल व्यक्ति को, उसको भी थोड़ी बहुत खांसी होगी, उसका बुखार 4-5 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर एस्थमेटिक को वायरल इन्फेक्शन होती है तो बुखार तो उसका भी 4-5 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी खांसी चलती जाएगी 2, 3 या 4 हफ्ते तक। यानी कि वायरल इन्फेक्शंस एस्थमेटिक्स को ज्यादा जल्दी या ज्यादा नहीं होते, लेकिन जब होते हैं तो उसको ज्यादा लंबी देर तक परेशान करते हैं, उसके एस्थमा को बिगाड़ देते हैं। इससे पूरा तो नहीं बचा जा सकता, लेकिन कुछ तरीके हैं कि वायरल इन्फेक्शंस आपको जल्दी ना हो। एक, अपनी जनरल इम्यूनिटी को बढ़ाइए, अपने खाने पीने को स्वस्थ रखिए, अपने एक्सरसाइज करिए, वक्त के ऊपर सोइए वगैरह, जिससे कि आपकी जनरल इम्यूनिटी बढ़ती है। स्पेसिफिक तरीके वायरल इन्फेक्शंस को कम करने के हैं कि घर में अगर दूसरों को वायरल इन्फेक्शंस हो रही हैं तो आप उनसे बचें, थोड़ा अलग कमरे में सोएं। अगर कोई दूसरे को वायरल है तो वो खांसते समय अपने मुंह को कवर करे, छींकते समय अपने आप को ऐसे कवर करे ताकि उनके वायरस आप तक स्प्रेड ना हो। बहुत क्राउडेड प्लेसेस में जाना, घूमना, मॉल्स में, सिनेमा हॉल में, एयरक्राफ्ट्स में, यहां से वायरल इन्फेक्शंस बहुत आती हैं। सो ये कुछ तरीके हैं वायरल से बचने के लिए। लेकिन मान लीजिए कि एस्थमेटिक को वायरल हो गया है और उसकी परेशानी थोड़ी सी बढ़ गई है, अब वो क्या करे? घबराना नहीं। ये मालूम है कि ये वायरस आएंगे बीच बीच में और एस्थमा के कंट्रोल को थोड़ा सा खराब करेंगे। ऐसे में एंटीबायोटिक्स खाने का कोई खास फायदा नहीं है। अपनी जो दवाई है एस्थमा की दवाई, उसको ही थोड़ा सा बढ़ा लें इमीडिएटली। अपने डॉक्टर से पहले पूछ के रखें कि ऐसे में क्या करना है और उस प्लान के मुताबिक उसको थोड़ा सा बढ़ा लें। 10-15 दिन तक बढ़ा के रखें। जब एस्थमा फिर से ठीक हो जाएगा तो वापस अपनी पुरानी डोज के ऊपर आ जाए। सो ये करना चाहिए एस्थमेटिक को वायरल इन्फेक्शंस में। बहुत दफा ट्रिगर एस्थमा का बन जाता है खेल कूद, भागना, दौड़ना या स्पोर्ट्स। यही एक ट्रिगर है जिसको हम कहेंगे इस ट्रिगर को अवॉइड नहीं करिए। दिस इज द ओनली ट्रिगर जहां पे हम कहेंगे इसको अवॉइड नहीं करिए। खेलिए, सब कुछ करिए, लेकिन अपना बचाव करके। कैसे? एक, कि अगर आपका एस्थमा वैसे ही कंट्रोल नहीं है बुनियादी तौर पे, तो खेलकूद आपको ज्यादा तंग करेगा। सो अपने एस्थमा को प्रॉपर कंट्रोल में लाओ दवाई के सहारे। और खेलकूद से जस्ट पहले एक सांस को खोलने का इनहेलर का एक पफ आधा घंटा पहले ले लो, जो आपके डॉक्टर ने आपके लिए निर्धारित किया है, जो आपको खेलने देगा। बहुत सारे एस्थमा के मरीज हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लिए हैं, कॉमनवेल्थ खेल अभी खत्म हुए हैं। कम से कम 15% एथलीट्स जिनको गोल्ड मेडल मिले हैं, उनको उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है कि उनको एस्थमा है। सो एस्थमा उनको रोक नहीं सकता, रोकना नहीं चाहिए। एस्थमा कैन बी कंप्लीटली कंट्रोल्ड इन स्पोर्ट्स ऑल्सो। इसके अलावा एक और ट्रिगर है जो कि है सिगरेट की धुआं या सिगरेट की स्मोक। जिन घरों में एस्थमा है, किसी व्यक्ति को एस्थमा है, किसी भी व्यक्ति को उस घर के अंदर में स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। अगर बच्चे को एस्थमा है और फादर स्मोक करता है
तो ये बच्चे के साथ बहुत बेइंसाफी है, क्योंकि स्मोक, चाहे फर्स्ट हैंड, चाहे खुद वो स्मोक कर रहा हो, चाहे वो सेकेंड हैंड स्मोक जा रही हो, वो जाके एस्थमा की सूजी हुई ट्यूबों को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं, एस्थमा के कंट्रोल को मुश्किल कर देती हैं और उनमें ज्यादा चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। सो स्मोक को हर हालत में अवॉइड करना है। इसके अलावा कुछ और ट्रिगर्स होते हैं एस्थमा के, जैसे इमोशनल अपसेट, गुस्सा आना, उदास होना, रोना, हंसना, टेम्परेचर का, वातावरण के जो टेम्परेचर है उसको सडन चेंज होना, एसी एनवायरनमेंट से अंदर बाहर जाना, ये चीजें भी एस्थमा के कंट्रोल को खराब करती हैं, ट्रिगर्स का काम करती हैं। जहां तक हो सके इनसे बचा जाना चाहिए। इसके बाद एक और सवाल आता है कि डाइट, खाना, खुराक, खाना पीना, क्या ये एस्थमा के कंट्रोल को बिगाड़ती हैं या कुछ तंगी देती हैं? सो कैसा खाना खाना चाहिए एस्थमेटिक को, वहां पे क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? बहुत कम एस्थमेटिक होते हैं जिनको एक पर्टिकुलर खाने की चीज खाते ही एस्थमा बिगड़ जाते हैं, जैसे मच्छी खाने से या अंडा खाने से, या रेयरली बच्चों में दूध पीने से, या पीनट्स, मूंगफली खाने से। ये बहुत कम केसेस होते हैं। ज्यादा केसेस वो होते हैं जहां पे एस्थमा के कंट्रोल को थोड़ा सा बिगाड़ देती हैं कुछ चीजें, जैसे कि बहुत ठंडा पानी, बर्फ, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड बियर। बहुत सारे एस्थमेटिक्स को ठंडी बियर बिल्कुल माफिक नहीं आती, सो उनको उसको अवॉइड करना चाहिए। लेट खाना, रात को हैवी खाना, बहुत ज्यादा भरपेट रात को खा लेना, रात को मिठाई, बर्फी, हलवा, इस तरह की चीजें रात को भर खाना, जिससे कि डायफ्राम ऊपर की तरफ को चली जाती है, या जो तेजाब अंदर बनता है वो वापस की तरफ को आता है और सांस के रस्तों में गिर के उनको और नुकसान पहुंचाता है। सो इस किस्म की चीजें अवॉइड करनी चाहिए। जो आपका अपना तजुर्बा कहता है, जैसे कि मान लीजिए राजमा या मां साबत या कड़ी या दही, ये कॉमन चीजें हैं जो एस्थमेटिक्स को तंग करती हैं। सो इनसे जहां तक हो सके इनसे बचना चाहिए। तो हमने कुछ डिस्कस की चीजें जो एस्थमा के मरीज को या तो बुनियादी तौर पे एलर्जी करती हैं या एलर्जी बनने के बाद में ट्रिगर्स का काम करके एस्थमा को खराब करती हैं। पता कैसे चले एक एस्थमेटिक को कि इनमें से मेरे लिए क्या हानिकारक है? कुछ तो ऑब्जर्वेशन से पता चल जाती हैं, लेकिन पक्का पता करने के लिए अच्छा तरीका है कि एक एलर्जी टेस्ट किया जाए। एलर्जी टेस्ट के अंदर में जो जो चीजें आमतौर पे एलर्जी करती हैं, वो चमड़ी में, चाहे तो यहां पे हाथ में, चाहे बैक के ऊपर लगा करके बार एक एक करके सारी तकरीबन 80 के करीब चीजें लगा दी जाती हैं और उनको देखा जाता है कि इनमें से उस व्यक्ति को एलर्जी किस चीज से है। जिस चीज से उसको एलर्जी है उसमें थोड़ी सी सूजन आ जाती है, जो 10-15 मिनट में पता चल जाता है और 40-50 मिनट में वो रिएक्शन बैठ भी जाता है। इसको एलर्जी टेस्ट बोलते हैं या स्किन प्रिक टेस्ट बोलते हैं। सो इसके द्वारा पता चल जाता है कि आपके पर्टिकुलर एक केस के एलर्जेंस क्या हैं, कौन कल्प्रिट्स हैं, कौन दुश्मन है, ताकि उनसे फिर बचा जा सकता है। हमने काफी डिस्कस किया कि एलर्जेंस क्या हैं और इनसे कैसे बचा जाए। अगर आप थोड़ा सा गहराई से देखें इनको, पोलन्स, हाउस डस्ट, फंगस वगैरह, सो इनसे पूर्ण तरीके से बचना, यहां पे मेरा मन कर रहा है कि मैं एक फिल्म का डायलॉग यूज करूं, इनसे पूरी तरह से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कोशिश पूरी करिए, जरूर करिए, बीमारी यहां से यहां आ जाएगी, लेकिन कोशिश के बावजूद कुछ चीजें हैं जो अंदर जाएंगी, और क्योंकि आपकी अपनी सांस की नलियों की नेचर, प्रवृत्ति ऐसी है कि वो ओवर सेंसिटिव हैं, वो उनसे रिएक्ट करेंगी और वो थोड़ा ऐसे के अंदर में कोशिश पूरी करें, बीमारी को कम कर लें, लेकिन जो रह जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए दवाई, इनहेलर का इस्तेमाल करें। इनहेलर्स अच्छे हैं, सेफ हैं, और जो बची खुची अंदर इन्फ्लेमेशन रह जाती है उसको पूरी तरह से काबू में वो कर सकती है। पूरी तरह काबू करने का मतलब है कि न तो आपको लक्षण हो रहे हैं, ना खांसी, ना साए, ना चेस्ट के अंदर टाइटनेस या ना सांस फूलना, अपनी नॉर्मल सारी एक्टिविटीज दिन में कर लेना, रात को मजे से सोना, आपके लंग फंक्शंस नॉर्मल रहना, उम्र के साथ साथ एस्थमा आपके लंग्स को डैमेज ना करे, ये सब पॉसिबल है। और दवाइयों के आपके साइड इफेक्ट्स ना उठाने पड़े, ये भी पूरी तरह से पॉसिबल है। इसको बोलते हैं एस्थमा का कंट्रोल।
सो कंट्रोल करिए, नॉर्मल अपनी जिंदगी जिए, और इसी के साथ मेरी शुभकामनाओं के साथ कि आप इन सारी चीजों के जरिए अपने अस्थमा को अच्छा कंट्रोल कर सकें और एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जिए। मैं यहां पे इस टॉक को समाप्त करता हूं। थैंक यू।